Hello everyone, this is Engineer Abhishek Kumar and I warmly welcome you all on Scientific Research Gurukul classes. Today we will discuss first chapter of class 12, that is electric charges and fields in full detail. So let's continue. हम देखते हैं इंट्रोडक्शन से लाइन बाय लाइन समझेंगे और डीप में समझेंगे। एक्चुअली क्या होती है कि कोई भी बुक आप कोई भी चैप्टर से पढ़ते हो तो जब आप उसकी वो बिल्कुल एक एक करके पढ़ लेते हो तो फिर आपको वो टॉपिक क्लियर्स होती है। फिर एडवांस में आप कोई रेफरेंस बुक एस.एल. अरोरा या कोई और भी आप रेफ़र कर सकते हो, बहुत सारी रेफरेंस बुक है। सो लेट्स बिगिन। जैसे इंट्रोडक्शंस तो कह रहा है कि अभी देखो लाइफ में ना हम लोग कभी न कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं कि कभी कभी क्या होती है जब हम सिंथेटिक क्लॉथ्स या स्वेटर जब हम टेक ऑफ कर रहे होते हैं तो उस टाइम ना कुछ हमें क्रैकिंग या मतलब एक क्रैकल साउंड सुनाई देती है, फिर कुछ स्पार्क जैसा हियर सुनाई मतलब दिखता है कुछ ऐसा। ठीक है। सो ये एक्चुअली किस फेनोमेना के कारण होती है, कुछ इंसुलेटर्स होते हैं जब उसमें चार्ज कुछ ऐसे कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, क्या होते हैं, इस बारे में हम इस चैप्टर्स में डीपली पढ़ेंगे। ठीक है। तो कह रहा है कि ऑल ऑफ अस हैव द एक्सपीरियंस ऑफ सीइंग ए स्पार्क और हियरिंग ए क्रैकल व्हेन वी टेक ऑफ आर सिंथेटिक क्लॉथ्स और स्वेटर्स, पर्टिकुलरली इन ड्राई वेदर। तो कह रहा है कि ड्राई वेदर में हम लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कभी न कभी, कोई स्पार्क या क्रैकल साउंड हियर किया होगा जब हम लोगों ने कोई सिंथेटिक क्लॉथ या कपड़े खोल रहे होंगे, है ना। सो देख रहा है कि हैव यू एवर ट्राइड टू फाइंड, आपने कभी कोशिश की इसके पीछे क्या इस फेनोमेना के पीछे क्या रीज़न है, क्या एक्सप्लेनेशन हो सकती है। दूसरा कॉमन एग्जाम्पल है जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होती है। जब देखो जब क्लाउडी डेज होते हैं जनरली, तो उस टाइम्स में क्या होता है, रेनी सीजन्स के टाइम में लाइटनिंग हम लोगों को अक्सर दिखाई देता है। सो ये लाइटनिंग जो होती है थंडर स्टॉर्म के टाइम में जो होती है लाइटनिंग स्काई में, वो भी कहीं ना कहीं इसी फिनोमेना इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट से ही रिलेटेड है। और कह रहा है कि हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा एक काइंड ऑफ सेंसेशन इलेक्ट्रिक शॉक को, जब हम लोग कोई डोर जो है कोई कार का खोल रहे होते या कोई आयरन बार अगर हम पकड़े हुए हों बस का, है ना। ओके, जब हम सीट से स्लाइड कर रहे हैं उस टाइम तो थोड़ा सा एक मतलब एक फील होती है सेंसेशन इलेक्ट्रिक शॉक का। ये सब सारी रीजन्स भी इसी चार्ज के फ्लो के कारण ही रिलेटेड है। कह रहा है द रीज़न फॉर दिस एक्सपीरियंसेस इज डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू बॉडी। और ये जो भी एक्सपीरियंस होते हैं ऐसा इसलिए होते हैं कि हमारे बॉडी से कुछ ना कुछ जो इलेक्ट्रिक चार्जेज हैं, ओके, इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में वो ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, विच वेर एक्यूमुलेटेड ड्यू टू रबिंग ऑफ आर। देखो जब भी कोई इंसुलेटिंग सर्फेसेस को हम लोग रब करते हैं तो हमारे चार्जेज जो है ट्रांसफर्स हो जाते हैं। आप देखते हो कि ऐसे भी कॉमन एक्सपीरियंस है कि आपने अगर कभी प्लास्टिक के चेयर पे आप बैठे हुए हो तो आपकी कभी कभी जब रब होती है ड्राई वेदर्स में, आपकी जो स्किन के ऊपर जो हेयर्स होते हैं वो सारे, तो वो आपको थोड़े से हाथ वाथ के पास के आपको फील होंगे कि वो थोड़े से चार्ज जैसे फील हो गए ना, मोशन में टाइप में फूले। और अब बचपन में हम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट भी किया था या किया होगा आप लोगों ने कि आपने छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े को आप पहले स्केल को बाल में रब करके जब उसे ले जाते हो उसके करीब तो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, चिपक जाते थे। तो ये सारे इसी फेनोमेना से ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस से ही पे रिलेटेड है। ओके ओके। सो कह रहा है कि हम लोगों ने जो जनरेशन ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी पहले सुना होगा, और ये जो टॉपिक है हम लोग इसको डिस्कस करेंगे इस बारे में आगे कि कैसे कैसे क्या जनरेशन होता है अगले चैप्टर में। लेकिन इस चैप्टर में हमें जाननी है जनरली स्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में सारी चीज़ें। तो देखो जो स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग कॉमन लैंग्वेज में बात करते हैं कि विच डज नॉट मूव, यानी स्टेशनरी। स्टैटिक मीन स्टेशनरी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमें बताता है कि जो भी चार्जेज हैं, स्टैटिक चार्जेज हैं, उससे रिलेटेड क्या फोर्स है, उससे रिलेटेड जो फील्ड्स हैं जो पोटेंशियल एराइज होंगी उसके कारण। सो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल्स अराइजिंग फ्रॉम द स्टैटिक चार्जेस। स्टैटिक चार्जेस से जो भी चीज़ें रिलेटेड होती हैं, जो भी फोर्स रिलेटेड होती है, फील्ड क्रिएट्स होती हैं, पोटेंशियल क्रिएट्स होती है, राइज होती हैं, उस सब सारे को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में बोलते हैं। अब चलते ठीक है, तो सवाल होती है कि भाई ठीक है इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। इस बारे में थोड़ा सा हम हिस्टोरिकली थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम लोग जो एम्बर होता है उसको रब्ड करते हैं उल पे या सिल्क क्लॉथ पे तो अट्रैक्ट करने लगते हैं लाइट ऑब्जेक्ट्स को, है ना। ओके, थेल्स ऑफ मैलेट्स, ऐसा आपने ग्रीस व्रीस वाला जो 600 BC में एक स्टोरी हुई थी उस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा। तो हम चलते हैं इसके बारे में समझते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी है एक्चुअली एक ग्रीक वर्ड से डिराइव की गई है जिसे मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, इलेक्ट्रॉन, जिसका मतलब होता है एम्बर, है ना। ओके, सो इसी के नाम पे अब हम लोगों ने ELECTRON लिखते हैं लेकिन उसमें के होती है एक्चुअली, ग्रीक वर्ड जो होती है। ओके, तो चलते हैं करके समझते हैं कि हिस्टोरिकली जो क्रेडिट है ना डिस्कवरी की,
ओके। वो जाता है कि एम्बर को जब रब्ड किया गया था ऊन के साथ और सिल्क के साथ, सिल्क क्लॉथ के साथ, तो वो अट्रैक्ट करने लगे लाइट ऑब्जेक्ट्स को। गोज टू द सेल्स ऑफ मिलेट्स, ग्रीस में जो जगह है 600 BC में, उस कंडीशंस में उसमें ये चीज़ फील हुई थी पहली बार। तो नेम जो है इलेक्ट्रिसिटी की क्वाइंट की गई है ग्रीक वर्ड, जो मैंने पहले आपको बताया इलेक्ट्रॉन से, जिसकी मतलब होती है एम्बर। ओके, ठीक है। सो मेनी सच पेयर्स ऑफ मटेरियल्स वेयर नॉन विच ऑन रबिंग। अब देख लो, ये तो ठीक है, एक एग्जाम्पल है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे साथ बहुत सारे ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं जिसे हम अगर रब करें तो पेपर को या बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे अगर स्ट्रॉ ले लें अगर हम लोग, और कोई पिच बॉल्स ले लें, तो अगर और बिट्स ऑफ पेपर्स को क्या करते हैं वो लोग अट्रैक्ट करने लगते हैं अगर हम रब करके चेक करेंगे तो। ओके, अब आगे देखते हैं कि हम लोगों ने मतलब ऐसा पहले ऑब्जर्व किया गया था कि अगर कोई दो ग्लास रॉड्स को रब्ड कर दिया जाए उल के साथ, आप यहाँ पर भी पहले एक्सपेरिमेंट देख सकते हो कि जैसे एक ग्लास रॉड है और उसमें सिल्क थ्रेड को ऐसे रब किया जाए, तो ग्लास रॉड की जो चार्ज होती है एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज थी दोनों में, आप देख सकते हो ध्यान से, ग्लास रॉड दोनों में पॉजिटिव चार्ज है पहले से एक्यूमुलेटेड। ओके, सो हम लोगों ने पहले ऑब्जर्व किया था कि अगर तो कोई ग्लास रॉड को रब्ड कर दी जाए उल पे या सिल्क क्लॉथ पे, और उस दोनों को क्लोज लाया जाए ईच अदर से, वो एक दूसरे को रैपल करेंगे। आप फिगर 1.1 में भी यहाँ आप देख सकते हो, सिल्क थ्रेड है, ग्लास रॉड है, अगर आप रब कर रहे हो और इस ग्लास रॉड को ग्लास रॉड के साथ पास लाओगे तो दोनों में पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गई है, जेनेट हो गई है, जिसके कारण एक दूसरे को क्या करेंगे, रैपल करेंगे। ओके, राइट। आप देखो, जो दो स्ट्रेंड्स है ऑफ वुल और टू पीसेस ऑफ सिल्क क्लॉथ विद which the rods were rubbed also repel each other, however the glass rods and the wool attract each other। अब देखो, आप ध्यान से समझते हैं आगे, ठीक है, कि अभी हम लोगों ने देखा कि जो दो स्ट्रेंड्स है उल का और जो दो पीस है सिल्क क्लॉथ का, विच विद विच द रॉड्स वे रब्ड, जिससे वो रॉड को रब्ड किया गया तो वो जो सिल्क आप देख रहे हो, सिल्क थ्रेड। ओके, सो अगर आप आल्सो वो भी रेपल कर रहा है एक दूसरे को, लेकिन जबकि अगर आप ग्लास रॉड और उल को अगर आप करीब लाओगे उल को, तो वो अट्रैक्ट करने लगेंगे, उस एक दूसरे को क्या करने लगेंगे, अट्रैक्ट करने लगेंगे, क्योंकि एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गई है। इसी तरीके से अगर दो प्लास्टिक रॉड को हम लोग रब्ड कर दें कैट फर के साथ, तो एक दूसरे के साथ कैट फर के साथ अगर हम लोग रब कर दिया तो दोनों में सिमिलर टाइप्स ऑफ चार्जेस क्या होते हैं, जनरेट हो जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा कि वो भी एक दूसरे को क्या करने पड़ेंगे, रैपल करना शुरू हो जाएंगे। जैसे अब बी वाले फिगर में देख सकते हो, दोनों प्लास्टिक रॉड्स है, जब उसको इस तरीके से रब किया जा रहा है थ्रेड, सिल्क थ्रेड से, तो दोनों में कैसी चार्जेस जनरेट हो जा रही है, नेगेटिव चार्ज, और सिमिलर चार्ज है रैपल इच अदर, तो यहाँ पे भी वो एक दूसरे को रैपल करेंगे। लेकिन अब बताओ, अब जो ग्लास रॉड है उसमें तो पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट है, जैसा कि आप फिगर से आप देख सकते हो, और प्लास्टिक रॉड में नेगेटिव चार्जेस है। तो अब अगर हम एक दूसरे को दोनों को कांटेक्ट में साथ लाएंगे, प्लास्टिक रॉड फिगर सी में आप देख सकते हो, तो प्लास्टिक रॉड जिसमें नेगेटिव चार्ज है और ग्लास रॉड जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, अगर उसको आप साथ लाओगे तो अपोजिट चार्ज होने के कारण ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज इट इज द कंसेप्ट दैट अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे, इसके कारण वो दोनों जो प्लास्टिक रॉड्स हैं, ग्लास रॉड्स हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ओके, ओके, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो दिस सिमिंगली सिंपल फैक्ट्स, ये बहुत ही सिंपल है कि इस्टेब्लिश किया था फ्रॉम द ईयर्स ऑफ एफर्ट्स एंड केयरफुल एक्सपेरिमेंट्स, इन सब चीज़ों का एनालिसिस किया गया था और ये कंक्लूड किया गया बहुत सारे केयरफुल स्टडीज और डिफरेंट साइंटिस्ट्स के द्वारा। और मतलब कि अगर जो दो काइंड ऑफ एंटिटी है, मतलब कि दैट देयर वेर ओनली टू काइंड्स ऑफ एन एंट्री विच इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रिक चार्जेस। ओके, सो इसे हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज समझेंगे, किसे समझेंगे, वी से दैट द बॉडी इज लाइक ग्लास, कि अगर हम किसी भी दो बॉडी को रब करते हैं तो उससे कुछ एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो ट्रांसफ़र होता है, जो एक्चुअली चार्ज ही है और कुछ नहीं। तो जैसे कि कह रहा है कि हम लोग कहते हैं कि जो बॉडीज है, जैसे कि ग्लास हो गया और प्लास्टिक रॉड्स हो गया, सिल्क हो गया, फर हो गया, पिच बॉल्स हो गया, ये सारे इलेक्ट्रीफाइड हो गए, मतलब उसमें एक काइंड ऑफ चार्ज जनरेट हो गया, इसलिए हम इलेक्ट्रीफाइड कर सकते हैं, राइट। और आगे देखेंगे कि दे एक्वायर एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन रबिंग। तो चार्ज कैसे जनरेट होता है, कभी भी दो बॉडी रखी रहेगी तो ऐसे नहीं बोलेंगे कि अगर दो इंसुलेटर रखी हुई है तो उसमें चार्ज जनरेट हो रही है। स्टैटिक चार्जेस उसमें कब हम अगर हम उसको दोनों को रब करेंगे तब उसमें चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगी, तो दोनों इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगी। ओके, ठीक है, अब आगे समझते हैं। ठीक है, सो देयर आर, अब हमें कि ठीक है इलेक्ट्रिफिकेशंस तो हो गई, तो इलेक्ट्रिफिकेशंस जब होती है तो कैसी कैसी सीनारी होती है, तो लाइक चार्जेस होती है और अनलाइक चार्जेस होती है, एक पॉजिटिव तो एक पॉजिटिव तो लाइक हो गई, एक नेगेटिव दूसरी नेगेटिव लाइक हो गई, लेकिन अपोजिट हो गई, एक पॉजिटिव तो दूसरी नेगेटिव, या एक नेगेटिव दूसरी पॉजिटिव, से बोलते हैं अनलाइक चार्जेस।
तो हमने, ऐसा मैंने पहले आप लोगों को बताया कि लाइक चार्ज जो हमेशा रेपल करती है और अनलाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। ओके और ये जो है ना पोलैरिटी ऑफ चार्जेस की एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है कि जो प्रॉपर्टी है जिसे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दो दो तरह के चार्जेस को, उसी को हम लोग बोलते हैं पोलैरिटी ऑफ चार्ज। पोलैरिटी मीन्स प्लस माइनस है ना, चार्ज की जैसे एक बैटरी होती है सेल, उसको बोलते हैं दो टू पोलैरिटीज़ प्लस माइनस, तो उसी को हम लोग पोलैरिटी बोलते हैं। चार्ज में दो टाइप्स की प्रॉपर्टी है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, so इससे हम लोग बोलते हैं पोलैरिटी ऑफ चार्ज यानी प्लस एंड माइनस, राइट। सो विन जब हम लोग एक ग्लास रॉड को रब्ड किए थे सिल्क से, तो क्या होता है, जो जो रॉड है वो एक्वायर करता है एक तरीका का चार्ज और सिल्क एक्वायर करता है सेकंड काइंड ऑफ चार्ज। ये हमेशा होगा कि अगर अगर हम लोग ग्लास रॉड को, जैसे कि आप देख सकते हो ग्लास रॉड को रब्ड किया सिल्क में, तो ये तो कन्फर्म समझ लो आप कि ग्लास रॉड में अगर पॉजिटिव चार्जेज है तो एक्स्ट्रा चार्जेज चले होंगे सिल्क रॉड थ्रेड में, यानी सिल्क ये जो क्लॉथ है, सिल्क थ्रेड नहीं, जो क्लॉथ है उसमें, यानी कि उसकी जो जो उल क्लॉथ होगी या जो भी होगी उसमें वो कौन से अपोजिट चार्जेज जनरेट होगी, अपोजिट कौन सी होगी, नेगेटिव चार्जेज। ये हमेशा समझने वाली बात है कि उसकी अपोजिट की चार्ज उसमें जनरेट होगी। तो रॉड अगर एक अगर पॉजिटिव एक्वायर करता है तो सिल्क सिल्क क्लॉथ कैसा एक्वायर करेगा, नेगेटिव चार्ज। और ये ट्रू है किसी भी पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए, अगर जिसे भी हम लोग रब्ड करके इलेक्ट्रीफाइड करेंगे, अगर एक में पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुई तो दूसरे बारे में हाँ कन्फर्म है कि नेगेटिव ही होगी। अगर ग्लास रॉड में पॉजिटिव हुआ तो ये कन्फर्म है कि सिल्क क्लॉथ्स में जो है नेगेटिव चार्ज जनरेट होगी। ओके ये हमेशा पेयर्स में होंगे, मतलब एंड वाइस वर्सा, प्लस माइनस पेयर्स में, राइट। अगर करा कि अगर हम लोग इलेक्ट्रीफाइड करते हैं ग्लास रोड्स को और उसको कॉन्टैक्ट इलेक्ट्रीफाइड कर दिए ग्लास रोड को और उसको हम कांटेक्ट में ले आए सिल्क क्लॉथ के करीब ले आए, तो इसका मतलब क्या है कि जिसके साथ उसको रब किए थे तो अब एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेगा, दे आल्सो डू नॉट अट्रैक्ट और रेपल अदर लाइट ऑब्जेक्ट्स एज दे डिड नॉट बीइंग इलेक्ट्रीफाइड। तो अगर हम लोग दो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को लाएं कि जो इलेक्ट्रीफाइड नहीं हो या इलेक्ट्रीफाइड होने के बाद न्यूट्रल हो गई हो, अगर उसके कंटेक्ट में लाएंगे तो चार्ज जनरेट है नहीं, अगर चार्ज जनरेट है नहीं तो उसमें कोई भी सिग्निफिकेंस, मतलब प्लस माइनस जैसी कुछ भी चीज़ें दिखेगी हमें बिल्कुल भी नहीं। ओके तो अब आगे देख लेते हैं इस तरीक़ा से कि जो चार्ज एक्वायर हो गई, जो रबिंग किया हम लोगों ने, रब करने के कारण वो लॉस्ट हो जाता है जब हम लोग चार्ज बॉडीज़ को कंटेक्ट में लाएंगे। यानी कि अगर सिल्क क्लॉथ और जो जो अभी रॉड थी ग्लास रॉड, अगर उसको रब करने का दोबारा कांटेक्ट में लाएंगे तो अपने चार्ज को न्यूट्रल कर लेंगे दोबारा कांटेक्ट में आने के बाद, अब ना वो अट्रैक्ट करेंगे ना ही वो रेपल करेंगे। सो हम लोगों ने यहाँ से क्या कंक्लूड किया, कौन सा ऑब्जर्वेशन कंक्लूड किया, तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं और लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों ने ये समझा कि जो अनलाइक चार्जेस हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स एक्वायर करते हैं वो न्यूट्रलाइज या नलीफाई कर देंगे एक दूसरे को इफेक्ट, यानी प्लस माइनस को न्यूट्रलाइज कर देगा, माइनस प्लस को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इस तरीक़ा से जो चार्जेज है वो जो नेम्ड किया गया उसको हम लोग दो तरीका का नाम दे दें, एक हो गया पॉजिटिव, एक हो गया नेगेटिव। और ये अमेरिकन साइंटिस्ट जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन है ना, तो इसको चार्ज को जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज दी गई वो अमेरिका के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिनके बारे में आप लोगों को पहले सुना ही होगा। सो इन्होंने ही चार्ज की पॉजिटिव और नेगेटिव नेमिंग की है, नोमेनक्लेचर की थी, राइट। ओके अब आगे चलते हैं, अब आगे समझते हैं। नेक्स्ट है कि जो अगर हम लोग कन्वेंशनली देखें, जो चार्ज है जो ग्लास रॉड्स पे हुआ या कैट्स फर पे हुआ है उसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे, और इसके अपोजिट जो प्लास्टिक रॉड्स में हुआ या सिल्क में हुआ उसमें हम लोग कैसे उसकी अपोजिट चार्ज जनरेट हुई थी, दैट इज़ नेगेटिव चार्ज। और अगर हम लोग ऑब्जेक्ट जो कि मान लो कि जो भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज उसमें प्रोसेस कर रही है उसे हम लोग इलेक्ट्रीफाइड कहेंगे या चार्ज कहेंगे। जैसे ग्लास रॉड जो वुलन क्लॉथ से रब की गई थी तो उसमें जो चार्ज जनरेट हुई थी तो ग्लास रॉड क्या है, इलेक्ट्रीफाइड या चार्ज ग्लास रॉड है, ठीक है। और अगर उसमें चार्ज नहीं होता दैट इज ऑब्वियसली हम बोलेंगे दिस बॉडी इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। ओके यहाँ तक समझ में आ गई होगी, आई होप सो। चलते हैं अब आगे। अब देखो एक सिंपल मतलब क्या है कि एक एपरेटस है जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी बॉडी पे चार्ज है या नहीं है। उसको हम लोग एक डिवाइस है जिसका नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जिसकी मैं आपको फिगर दिखा रहा हूँ, एक मिनट आप रुक जाओ, मैं दिखा रहा हूँ आपको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की फिगर। ओके सो यहाँ पर आप देख सकते हो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोफ्लो, यहाँ पर है हमारी गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की डायग्राम, आप जो ए वाला पार्ट ऊपर वाला देख रहे हो। ओके ठीक है, और नीचे वाली देखो, ऊपर वाले तो इलेक्ट्रोस्कोप है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, और सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप के फिगर बी जो देख रहे हो आप, ये कॉनिकल फ्लास्क टाइप बॉटल में जो रखी हुई है उसको सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप। लेकिन जो पहले वाला पार्ट देख रहे हो, मेटल नॉब, मेटल रॉड, रबर, और नीचे में गोल्ड लीफ्स,
गोल्ड लीव्स है और गोल्ड विंडो इस तरह की जो नेमिंग की हुई है, लीफ के जैसे इंस्ट्रक्शन पत्ते के जैसे होने करने से इसका इस तरह का नाम दे दिया गया है। ओके, इसको भी थोड़ा आगे देखेंगे, चलते हैं, पहले उस चीज़ को समझते हैं। तो आपको इस चीज़ को ध्यान देने वाली बात है कि एक सिंपल सा एपरेटस जिससे हम लोग किसी भी बॉडी में चार्ज एक्यूमुलेट हुई है या नहीं हुई है, जिस डिवाइस से पता करते हैं उसे हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप में एक है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ओके, और इसमें एक तरीका का वर्टिकल क्या क्या चीज़ें होती है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि इसमें जो होती है एक वर्टिकल मेटल रॉड होती है जो कि हाउस्ड होती है बॉक्स के अंदर, और इसमें 2-3 जो है गोल्ड लीफ्स होते हैं अटैच्ड होते हैं इसके बॉटम एंड के साथ में। देख लो, आप दोबारा देख लो, ये वाले देख लो आप, यहाँ पर एक ऐसा तरीका का गोल्ड ऐसा थीन लीफ ऐसा नीचे वाले फिगर में आप राइट साइड में फिगर के राइट में आप देख सकते हो गोल्ड लीफ्स हो गया इस तरीका से। ओके, मेटल नॉब और मेटल रॉड तो मैंने आपको बता ही दिया पहले। ओके, हाँ, सो आगे देखते हैं, अब इस तरीके से समझते हैं। इसमें गोल्ड लीफ अटैच्ड होता है। देखो, जब हम लोग व्हेन चार्ज्ड ऑब्जेक्ट टचेज द मेटल नॉब्स, जब कोई चार्ज ऑब्जेक्ट इस मेटल नॉब्स को टच करता है एट द टॉप ऑफ द रॉड, चार्ज फ्लोज ऑन इट टू द लिप्स एंड दे डाइवर्स। तो अगर मान लो आप कोई चार्ज बॉडी के ऊपर कॉन्टैक्ट कराओगे रॉड में, है ना, टॉप ऑफ द नॉब मतलब रॉड में लाओगे तो चार्ज फ्लो करेगी, तो जो डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस होगा ना, वही इंडिकेटर होगा कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी मतलब ये जो लीफ है ना उतनी डाइवर्ज हो जाएगी। आप देखो, जैसे पॉजिटिव, मान लो पॉजिटिव ऐसे रॉड लाई गई, इसमें टच कराई गई, तो इसमें डिफ्लेक्शन शो करेगी इसके लीफ में, उससे हम अमाउंट ऑफ चार्ज एक्यूमुलेटेड जनरेटेड का हम लोग पता कर सकते हैं। ओके, दैट इज़ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब कह रहा है कि ठीक है, अब हम लोग कोशिश करते हैं कि जो कोई भी मटेरियल बॉडीज है जिसमें जो चार्ज एक्वायर होती है, और जितने भी तरह का जो मैटर है जो बना हुआ है एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का, वो नॉर्मली मटेरियल जो होता है इलेक्ट्रिकली, मतलब बेसिकली मैं सिंपल समझा देता हूँ कि जो आप नॉर्मली देखते हो कोई भी सामान, जैसे कोई चीज़ें जो रखी हुई है, जैसे कोई ग्लास रॉड रखी हुई है अनडिस्टर्ब्ड, सो वो बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है जब तक कि आप उसको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में रब ना कर दो। सो वही कहना चाह रहा है कि ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई मटेरियल बॉडीज एक्वायर चार्ज है। तो ठीक है, अब यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कोई भी बॉडी चार्ज एक्वायर क्यों करती है? कह रहा है, यू नो दैट, आप जानते हो ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। सारे एटम मतलब जितने भी धरती पे मॉलिक्यूल्स मतलब मैटर हैं वो तो सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बने, और एटम्स में तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाहर में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो जनरली इलेक्ट्रॉन्स का खेल है इसमें। सो कह रहा है ऑल दो नॉर्मली द मटीरियल्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो ये एक जनरल बात है कि जो भी मटेरियल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, एंड दे डू कंटेन चार्जेस, और उसमें चार्ज तो होती ही है पहले से, बट देयर चार्जेस आर एग्जैक्टली बैलेंस्ड। उसमें जितनी भी चार्जेस होते हैं, अगर वो अनडिस्टर्ब रही हो, पहले से कोई चार्ज उसमें ना हो पहले से, तो वो इसका मतलब क्या है कि वो बॉडी जो है, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है हमारा, वो इलेक्ट्रिकली क्या होती है, न्यूट्रल होती है, उसमें कोई भी चार्जेस नहीं होते। ओके, क्योंकि उसके चार्जेस बैलेंस्ड होते हैं। अब जो फोर्स है जो इस मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स में जो होल्ड करके रखती है, और जो फोर्स है जो होल्ड करके रखती है एटम को, वो सॉलिड या जो भी एडेसिव फोर्सेस होते हैं, एडेसिव फोर्सेस ऑफ ग्लू बोलते हैं इसको, और जो फोर्सेस एसोसिएटेड होते हैं इसमें सरफेस टेंशन के साथ, ये सब सारे बेसिकली इलेक्ट्रिकल मतलब यही सारी चीज़ें इलेक्ट्रिकल नेचर को एराइज कराने में मतलब हेल्प करते हैं, उसी को कम क्या बोलते हो, स्टेबल करने के लिए। ओके, अब देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो न्यूट्रल स्टेट में है, तो उसको कोई ना कोई न्यूट्रल स्टेट में कोई फोर्स ही उसको उस तरीक़ा से रखा हुआ है, केप की करके रखा हुआ है, नहीं तो चार्ज फ्लो होती रहती है और फिर बॉडी में चार्जिंग डिस्चार्जिंग पोलैरिटी हमेशा जनरेट होता रहता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसको कोई ना कोई फोर्स है, ओके, कोई एडहेसिव फोर्सेस होती है जो उसको न्यूट्रल स्टेट में रखती है, जब तक कि हम उसे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के, फ्रिक्शन लगा के, रबिंग करके उसके चार्ज को ट्रांसफ़र ना करा लें। ओके, सो अब देखेंगे जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ऑल परवेसिव एंड इट एनकम्पसेस ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी फील्ड एसोसिएट विद। देखो, अब जो इलेक्ट्रिक फोर्स है भाई, वो तो हर तरीक़ा से हमारे लाइफ से एसोसिएटेड ही है ना, और ये एसेंशियल हो जाता है इस बारे में हम लोग इन सारे फोर्सेस के बारे में जानना। ठीक है, आप देखोगे अभी मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑल थिंग्स के बारे में, आप समझ जाओगे बहुत ही अच्छे से, कुछ नहीं है ये टॉपिक्स, ईजी है। अब देखो, कह रहा है कि अगर हम लोग इलेक्ट्रीफाई करते हैं किसी भी न्यूट्रल बॉडी को, कोई न्यूट्रल बॉडी है जैसे ग्लास रॉड और वो वुलन वाली या सिल्क वाली जो क्लॉथ से रखी हुई थी, उसमें रब नहीं हुआ, अगर हम लोग उसको इलेक्ट्रीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं उस न्यूट्रल बॉडी को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो ऐड या तो रिमूव करना पड़ेगा कोई चार्ज को। ऐड और रिमूव कैसे करेंगे, उसको सिंपली रब कर देंगे, या तो रब करेंगे तो इसका एक या तो इलेक्ट्रॉन एक से ट्रांसफर होगा, दूसरे में गेन हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा। तो कह रहा है कि व्हेन वी से दैट अ बॉडी चार्ज, वी ऑलवेज रेफर टू दिस एक्सेस चार्ज और डेफिसिट ऑफ। कोई भी बॉडी अगर चार्ज है ना, इसका सिंपल मतलब अगर उसमें
नेगेटिव चार्ज है मतलब उसमें एक्सेस ऑफ चार्ज है, अगर उसमें पॉजिटिव चार्ज है मतलब उसमें कमी है, मतलब चार्ज की स्कार्सिटी है ना, उसने चार्ज को इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है, आप ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। तभी वो बॉडी इलेक्ट्रिकली चार्ज यानी इलेक्ट्रिकली पॉजिटिवली चार्ज है। ओके, तो कह रहा है कुछ सॉलिड में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है और उसमें कुछ टाइटली अगर हम लोग देखेंगे एटम्स में जो चार्जेस होता है जो ट्रांसफ़र की जाती है बॉडी के अंदर, जो चार्ज ट्रांसफ़र हो रही थी, और कोई भी बॉडी जिसमें चार्ज जो है अगर पॉजिटिव है तो अगर वो कैसे पॉजिटिव होगी कि इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज नेगेटिव होती है, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे में चला गया तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई उस बॉडी में, तो वो बॉडी इलेक्ट्रिकली पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, उसकी पोलैरिटी पॉजिटिव हो जाएगी, राइट। ओके, सो वही कह रहा है कि बॉडी कैन दस बी चार्ज पॉजिटिवली बाय लूजिंग सम ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन। अगर कोई भी बॉडी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी लूज कर देगा तो वो बॉडी इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव। कह रहा है कि अगर हम लोग रब करेंगे ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ या सिल्क के साथ, तो कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स है जो रॉड में लगी हुई थी ट्रांसफ़र हो जाएगी सिल्क क्लॉथ में। इसका मतलब क्या है कि रॉड में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, तो अब रॉड में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई तो किसकी ज़्यादा हो, मतलब प्रेजेंस ज़्यादा हो गई पॉजिटिव चार्ज की, दैट इसलिए जो ग्लास रॉड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, लेकिन सिल्क क्लॉथ जो है मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के कारण दैट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज। ओके, अब देखो, अब कोई भी दूसरा जो है ना, मतलब अगर हम लोग रबिंग कर रहे हैं, ठीक है, अगर रबिंग प्रोसेस कर रहे हैं तो कोई दूसरा टाइप्स का चार्ज जनरेट नहीं हो सकता पॉजिटिव और नेगेटिव के अलावा, ठीक है। ओके, ओके, अब देखो ध्यान से समझो कि अब बोलेंगे ठीक है कि अब आप इतना बता दीजिए कि कोई भी बॉडी को अगर रब करते हैं तो कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होता है। जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र होता है ना बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन में होता है, और टोटल नंबर ऑफ़ जो बॉडी के अंदर जितनी मटेरियल बॉडी के अंदर जितनी इलेक्ट्रॉन्स उसके कंपेरिजन में जो इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफ़र होता है ना वो ऑलमोस्ट 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 नेग्लिजिबल ही होती है, मतलब बहुत कम होती है, ठीक है। अब देखिए ये क्लास 8 में 10 में आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कंडक्टर इंसुलेटर्स के बारे में, जो बेसिकली मैं समझा देता हूँ। कंडक्टर्स कौन होते हैं? जो करंट को कंडक्ट कराएं यानी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो ऑफ चार्जेस को कंडक्ट करा सकें उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टर। और जो अपोज करे उसे इंसुलेटर। जो फुल्ली रेसिस्टर की तरह बिहेव करे दैट इज इंसुलेटर। तो कुछ सब्सटेंस से जैसे हम लोग अगर हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास करा देते हैं अपने अंदर से, आप जितने भी मेटलिक बॉडी सिल्वर विल्वर देख लो, आप जो मेटल्स होते हैं वो सारे कंडक्टर्स होते हैं, और जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास कराने में, है ना, उसे हम लोग कंडक्टर्स बोलते हैं। वैसे ऑब्जेक्ट को, मटेरियल को हम लोग कंडक्टर्स बोलते हैं। ओके, और इसमें जो है ना उसमें उन सारे ऑब्जेक्ट्स में यानी कंडक्टर्स में क्या होती है? इलेक्ट्रिक चार्ज होती है, और वो जो है कंपैरेटिवली जो होती है फ्री होती है, मतलब उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करने में फ्री होते हैं। जैसे मेटल्स हो गया, ह्यूमंस हो गया, एनिमल्स की बॉडीज हो गई, अर्थ हो गई, ये सारे क्या होते हैं? कंडक्टर्स हो। ध्यान दें आप, मेटल्स तो कंडक्टर, इसका हम खुद ह्यूमन भी, हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगती है ना, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर से करंट फ्लो कर रही होती है, राइट। और हमारे अंदर करंट फ्लो कराने का बहुत सारे रीज़न है। पहला रीज़न तो हमारे हमारे अंदर पाया जाने वाला ब्लड ही एक मेन रीज़न है, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडक्टिंग चीज़ें पाई जाती है, हीमोग्लोबिन। लेकिन हीमोग्लोबिन का उसमें योगदान है, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं है, बट आप सिंपली अभी ये समझो बहुत डीप कंसेप्ट है। ओके, कि आप अगर करंट के कंडक्टर हो तो आपकी मेन रीज़न कंडक्टिव होने का, आपके बॉडी के अंदर जो पाई जाने वाली ब्लड है, सेल्स है, वो सारे कंडक्टर्स होते हैं, इसीलिए। ओके, अब ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है भाई, समझ में आ गई। लेकिन अब देखो, जैसे कि अगर मान लें कि कुछ जो नॉन मेटल्स, जैसे भी हम लोगों ने ग्लास रॉड के बारे में पढ़ा, प्लास्टिक के रॉड के बारे में देखा, अगर मान लो पोर्सिलिन हो, नायलन है, या वुड हो, या उल हो, इसमें रेसिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा होती है, ये करंट को तो पास करेंगे नहीं, यानी इलेक्ट्रिक करंट तो पास नहीं होगी, तो इस बस ये चार्ज का ट्रांसफ़र कराते हैं, और इसके कारण इसे हम लोग मतलब करंट को फ्लो नहीं कराने के कारण इसे हम कंडक्टर तो नहीं करेंगे, तो कंडक्टर का अपोजिट होता है जिसे हम लोग इंसुलेटर्स कहते हैं। ओके, तो कह रहा है कि जब कोई चार्जेज जो है, व्हेन सम चार्जेज आर ट्रांसफर्ड टू कंडक्टर, अगर हम किसी कंडक्टर में ट्रांसफ़र करते हैं तो वो रेडली गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द। अब देखो, चार्ज अगर किसी बॉडी ने गेन किया तो ऐसा नहीं कि एक जगह रहेगा, पूरे सरफेस के चारों ओर, मतलब पूरी इंटायरली सरफेस में, कंडक्टर के सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। आप कहीं भी किसी भी कॉन्टैक्ट से जो भी कंडक्टर होगा उसके किसी बॉडी पे चेक करोगे तो वहाँ पर चार्ज जरूर एक्यूमुलेटेड होगी। ओके, लेकिन आप जब इंसुलेटर की बात करोगे तो जहाँ पर चार्ज ट्रांसफ़र हुई है उसी जगह पर वो चार्ज रहेगी, बस। ओके,
इस बारे में हम लोग अगले चैप्टर में बाकी एडवांस में पढ़ेंगे। और जो प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल्स में, वो हमें बताता है कि क्यों जो है नायलॉन या प्लास्टिक कॉम्ब जो है इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है जब हम लोग कॉम्बिंग ड्राई हेयर करते हैं। तो सिंपल रबिंग के कारण उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण वो चार्ज एक्यूमुलेट होता है। लेकिन जब अगर मेटल बॉडी को करते हैं तो क्यों ऐसा नहीं होता है, उसका एक रीजन, जैसे अगर मान लो स्पून को करोगे, रब करोगे, तो थोड़ी आपका कंडक्टर हो जाएगा, ये चार्ज, मतलब वो कि आपको शो करने लगेगा कि आप वो इलेक्ट्रीफाइड हो गया, ऐसा कभी भी शो नहीं करेगा वो, ठीक है। ओके, देखो आप समझो ध्यान से, जो अगर आप चार्ज, जैसे भी अगर कोई मेटल बॉडी है, अगर आप उसको रब कर रहे हो, समझो टच कर रहे हो, अगर उसमें कोई चार्ज जनरेट भी हो तो आप तो हो खुद कंडक्टर। तो अब क्या होगा, जो चार्ज जो मेटल से लीक करेगा ना, वो आपके बॉडी से होते हुए, ग्राउंड से होते हुए, यानी कि आप भी कंडक्टर हो, ग्राउंड भी कंडक्टर है और वो मेटल भी कंडक्टर है, तो आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है जो जनरेटेड होंगे स्पून में या किसी भी मेटलिक बॉडी में, आराम से ट्रांसफर होकर कहाँ चले जाएंगे, ग्राउंडेड हो जाएंगे, राइट। सो अगर हम लोग कोई मेटल रॉड को विद वुडन और प्लास्टिक हैंडल के साथ रब्ड कर दें, बिना टच किए मेटल पार्ट के साथ, तो ये कुछ जो है ना, मतलब आपको कुछ चार्जिंग प्रॉपर्टी को वो ज़रूर शो करेगा, ठीक है। ओके, अब देखिए, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी जाना है कि जो चार्जेज की प्रॉपर्टीज होती है, कि जैसे हम लोग चार्ज को, ठीक है, ऐड कर सकते हैं कि नहीं, तो उसी तरीके का कंसेप्ट जिसको हम लोग एडिटिविटी ऑफ चार्जेज बोलते हैं। अगर सिमिलर चार्जेस होते हैं तो हम लोग ऐड कर देते हैं, 2 कूलम प्लस 2 कूलम प्लस 3 कूलम है तो वी विल ऐड एंड इट विल गेइंग टू बी सिंपली 5 कूलम, ऐसा हम समझते हैं, ठीक है। तो हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, उसके पहले हम लोग थोड़ा सा समझेंगे पॉइंट चार्ज के बारे में। तो अगर जो चार्ज जो भी जो साइज हो, अगर चार्ज बॉडीज़ को वो बहुत बहुत छोटी हो, है ना, तो अगर जितनी भी डिस्टेंस के कंपैरिजन में करेंगे तो हम लोग उसको पॉइंट चार्ज के रूप में कंसिडर करेंगे। अगर चार्जेस जो डिस्टेंस, दो चार्जेज है उसके बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा और वो चार्ज बहुत छोटा उस कंपेयर में, डिस्टेंस के कंपेरिजन में, उससे हम लोग पॉइंट चार्जेस करेंगे, ठीक है। ओके, सो अब हम देखते हैं कि जो भी चार्ज जो कंटेंट करेगी कोई भी बॉडी, तो डिस्ट्रीब्यूटेड तो होती है, लेकिन हम लोग उसे एज्यूम करेंगे कि वो कंसंट्रेटेड है किसी भी एक पॉइंट में, किसी भी स्पेस के एक पॉइंट में वो कंसंट्रेटेड, वही कह रहा है कि ऑल द चार्ज कंटेंट ऑफ अ बॉडी इज एज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट वन पॉइंट इन स्पेस, ठीक है। ओके, अब ये प्रॉपर्टी हो गई, तो अब देखते हैं पहला एडिटिविटी, यानी एडिटिविटी ऑफ चार्जेस क्या होती है। कह रहा कि हम लोगों ने अभी तक जो है देखा कि जो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है चार्ज का, है ना, वो एक्चुअली में अभी हम लोगों ने नहीं देखा, बस हम लोगों को सिंपल देखा। अब हम लोग कह रहे हैं कि हम फॉलो करेंगे थोड़ा सा नेक्स्ट सेक्शन में, आगे समझेंगे, और हम लोग टेंटेटिवली एज्यूम कर लेंगे कि जो हम लोगों ने अभी तक देखा है, समझा है वहाँ उसके बारे में, और आगे जानने की कोशिश करेंगे। तो अब उसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि एक सिस्टम कोई है, सिस्टम ऑफ चार्जेज है, मतलब सिस्टम है जो कंटेन करता है दो टाइप्स ऑफ चार्जेज, Q1 Q2। तो दोनों जो, मतलब जो दो ही चार्ज हैं, Q1 Q2 है, मतलब दो टाइप्स के चार्ज हैं, Q1 Q2, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो जो टोटल चार्ज जो है बॉडी में, वो हम लोग सिंपली कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो बाय एडिंग एल्जेब्रिकली जो Q1 Q2, उसको हम लोग एल्जेब्रिकली, जैसे एल्जेब्रिकली सिंपली ऐड करते हैं Q1 प्लस Q2, तो उसे हम लोग क्या कर देंगे, चार्ज को ऐड कर देंगे रियल नंबर के, मतलब सिंपल थ्रू, ठीक है। ओके, और ये चार्ज जो होती है एक्चुअली स्केलर क्वांटिटी होती है, मास ऑफ बॉडी की तरह ही, जैसे हम लोग ऐड करते हैं। अगर हम सिस्टम ऑफ चार्ज मान लो उसमें n नंबर ऑफ चार्ज है, Q1 से लेके Qn, तो जो चार्ज है उस सिस्टम्स का क्या होगा, टोटल सम हो जाएगा, यानी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 डॉट 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 Qn तक, ठीक है। और जो चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है, अब देख लो, चार्ज अब स्केलर है कि फैक्टर, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि चार्ज में तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, 2 कूलम 3 कूलम ऐसा, लेकिन उसके अंदर कोई भी डायरेक्शंस तो नहीं होती ना, इसीलिए हम लोग चार्ज को क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। तो चार्ज इज मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। अब मतलब मास के जैसी भी होती है, जैसे मास स्केलर, उसी तरीके से चार्ज भी स्केलर होता है, जबकि एक छोटा सा डिफरेंस है मास और चार्ज में। मास जो होता है बॉडी का वो हमेशा पॉजिटिव होता है, जबकि चार्ज जो है या तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और कुछ हम प्रॉपर साइन जो है जो हम लोग यूज करेंगे जब लोग ऐड कर रहे हो चार्ज को सिस्टम्स में, कि एग्जांपल के लिए मान लो कोई +1 कूलम है, +2 कूलम है, -3 कूलम है, +4 कूलम है, -5 कूलम है, तो सब आर्बिट्री यूनिट्स में हम इसे अगर ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, सबको प्लस करते जाएंगे साइन के साथ, जैसे +1 प्लस ऑफ +2 और प्लस ऑफ -3, और प्लस इंटू माइनस तो -3 कूलम वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी बाद में चल के, लेकिन हम इसको ऐड कर सकते हैं। अगर आप देखो +1 +2 और +4 मिलके हो जाती है 1 and 2 होगी 3 एंड 3 and 4 इज गोइंग टू बी 7 कूलम प्लस में। अब माइनस में देखते हैं तो -3 और -5 इज -8, तो +7 और -8 इज ओवरऑल -1, तो टोटल कितनी मतलब चार्ज हो गई, -1 हो गई, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी हो गई एडिटिव प्रॉपर्टीज, हम चार्जेस को ऐड कर सकते हैं। दूसरा होता है चार्ज हमेशा कंजर्व्ड होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है।
कर हम लोगों ने पहले ही मतलब हम लोगों ने हिंट किया था, पहले समझा था इस फैक्ट को कि जब कोई बॉडी जो भी बॉडी होती है चार्ज होती है, जब रब अप करते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र की जाती है एक बॉडी की दूसरे बॉडी में चली जाती है, और कोई भी दूसरा चार्ज जो है ना ही क्रिएट होता है या ना ही डिस्ट्रॉयड होता है। मतलब चार्ज जो है जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है, उसी तरीक़े से चार्ज भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा कि चार्ज जो ओवरऑल चार्जेज होगी वो हमेशा क्या होगी, सेम होगी, मतलब कांस्टेंट होगी, वेरी नहीं करेगी। ठीक है, अब भले चार्ज ट्रांसफ़र हो या कुछ हो। ओके राइट, अब आगे देखते हैं कि जब हम लोगों ने जो एक पिक्चर ऑफ पार्टिकल जो है इलेक्ट्रिक चार्ज का इनेबल करता है कि हमें अंडरस्टैंड हम कर पाए जो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज है, कि जब हम लोग रब करते हैं किसी भी दो बॉडीज़ को, और जब एक बॉडीज़ गेन कर लेता है चार्ज को, अदर बॉडीज लूज कर देता है, तो उस समय चार्ज की ओवरऑल अगर हम देखें तो कंजर्वेशन तो सेम है। अगर +1 लूज हुआ, एक 1 लूज हुआ, दूसरे -1 गेन करेगा, सिंपल ऐसा। अगर हम लोग कोई आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर करें, कंसिस्ट करें, उसमें बहुत सारे चार्जेस बॉडीज होंगे मान लो, जो इंटरेक्शन होगा ना उस बॉडीज़ के हमेशा, मतलब उसके बॉडीज़ के अंदर अगर हम देखेंगे तो चार्ज बस रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए, लेकिन टोटल अगर हम लोग चार्ज काउंट करेंगे, टोटल चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम्स के अंदर वो हमेशा कंजर्व्ड है। ठीक है, कंजर्व रहेगी। वही कह रहा है मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको कि व्हेन वी रब टू बॉडी, जब अगर हम लोग दो बॉडीज़ को रब करते हैं, व्हाट वन बॉडी गेन इन चार्ज, जो भी एक बॉडी चार्ज गेन करेगा द अदर बॉडी लूजेज, एक बॉडी उतना ही चार्ज गेन करेगा जितना एक बॉडी लूज करेगी। यानी जो सिल्क क्लॉथ है वो उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन किया जितना ग्लास रॉड ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया। ओके, मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, जब हम रब किए थे सिल्क क्लॉथ को ग्लास रॉड के साथ, तो सिल्क क्लॉथ ने उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन किया जितना कि ग्लास रॉड ने इलेक्ट्रॉन लूज किया। राइट, अगर ग्लास रॉड ने 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज किया है सपोज, तो सिल्क क्लॉथ 5 इलेक्ट्रॉन्स ही गेन कर सकते हैं, ना ही 6 ना ही 4। राइट, ओके। अब देखते हैं, वही कह रहा है कि ड्यू टू इंटरेक्शन अमंग द बॉडीज चार्जेज में बी गेट डिस्ट्रीब्यूटेड, बट इट इज़ फाउंड दैट चार्ज भले डिस्ट्रीब्यूट, लेकिन जो हम लोगों ने देखा कि मतलब हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने पाया कि द टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। टोटल चार्ज जो होती है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में, वो क्या होती है, कंजर्व्ड होती है। एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हैज़ बिन एस्टेब्लिश्ड एक्सपेरिमेंटली, और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को उन्होंने मतलब एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को प्रूवन ऑलरेडी कर दिया गया। अब देखो ये कह रहा है कि पॉसिबल है क्या कि हम लोग क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर दें नेट चार्ज को, है ना। आइसोलेटेड सिस्टम्स में अगर हम डाल दें किसी बॉडी को, और कोई चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स को हम उसमें क्रिएट या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं क्या? इस प्रोसेस में नहीं कर सकते। सिंपल है पहले भी कि चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ओनली ट्रांसफ़र करा सकते हैं बस। कह रहा है कि कभी कभी क्या होता है, जो नेचर जो क्रिएट्स होता है ना चार्ज पार्टिकल्स का, है ना, और न्यूट्रॉन्स का। अब देखो कह रहा है समटाइम्स नेचर क्रिएट्स चार्ज पार्टिकल्स, अ न्यूट्रॉन टर्न्स इनटू अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन, द प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन thus created have equal and opposite charges and the total charge is zero therefore and after the creation। कह रहा है कि अब अगर कभी कभी क्या होता है, नेचर क्रिएट्स कर देता है चार्ज पार्टिकल, जैसे न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में ब्रेक हो जाता है या इलेक्ट्रॉन्स में ब्रेक हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स जो क्रिएट हुआ है उसमें इक्वल और अपोजिट चार्ज हुआ ना, न्यूट्रॉन अगर ब्रेक करके एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बन भी जाता है, तो नेचर ऐसा उस दोनों को क्रिएट करती है कि एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और ओवरऑल क्रिएशन में क्या हो जाता है, न्यूट्रल। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि Q इक्वल्स टू एनी, यानी जो नंबर ऑफ चार्ज ट्रांसफर होगा हमेशा रबिंग के टाइम में या ट्रांसफर के टाइम में कितना होगा, वन चार्ज, 2 चार्ज, 3 चार्ज, या 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, ऐसा मतलब कूलम नहीं, यानी 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसा कभी नहीं होगा 1.5 इलेक्ट्रॉन, जो कि पॉसिबल नहीं है। राइट, ओके। एक्सपेरिमेंटली इस्टेब्लिश किया गया है कि जितने भी फ्री चार्जेज हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल्स हैं बेसिक यूनिट चार्ज के, यानी कि ई के, यानी बेसिक इंटीग्रल के मल्टीपल मतलब ई का कोई मल्टीप्लाई, यानी 1 से कर देंगे तो 1 ई, 2 ई, 2 चार्ज है तो 2 ई, 3 ई, 4 ई, या एन है तो एन ई, तो Q कितनी होगी, एन ई होगी। ठीक है, तो 10 जो Q जो बॉडी के इस तरीके से करेगा, द चार्ज Q ऑन बॉडी जो होता है Q इक्वल्स टू क्या होता है, एन ई होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और ये आपके बोर्ड के एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसमें जो आपको मेंस या एडवांस में या नीट में जो क्वेश्चंस आएंगे थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड आएंगे, थोड़ा सा अलग टाइप्स के क्वेश्चन। ये नहीं पूछेगा कि इज फॉलो क्वांटाइजेशन और समथिंग, वो आपको 2-3 कंसेप्ट मिला के क्वेश्चंस देंगे जिसमें आपको दिमाग लगानी होगी, चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल्स में आए हमेशा। ओके, सो एन कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर्स एक्सेप्ट, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स हो सकता है। एन इज़ एनी इंटीजर, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो बेसिक यूनिट है चार्ज का, वो चार्ज दैट इज एन इलेक्ट्रॉन ऑन द प्रोटॉन कैरीज, मतलब अब कितना इलेक्ट्रॉन सर कितना प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरी कर रहा है वही उसका चार्ज होगा।
ओके, तो बाय कन्वेंशन द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज टेकन टू बी नेगेटिव। तो चार्ज जो है किसी भी इलेक्ट्रॉन में, तो पहले से हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग नेगेटिव चार्ज लिखते हैं, यानी ई को अगर माइनस से लिखेंगे तो चार्ज जो है मतलब ई, अगर इलेक्ट्रॉन की चार्ज को हम लोग माइनस ई से लिखेंगे तो प्रोटॉन की चार्ज को हमें प्लस से शो करना पड़ेगा, तो हमें लिखना पड़ेगा प्लस ऑफ ई, यानी इलेक्ट्रॉन्स को माइनस ई से शो करते हैं और प्रोटॉन्स को प्लस ई से। अब देखो, ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यही होती है, क्या होती है कि ये जो चार्ज, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होंगे, यानी एन इंटू ई होंगे, यानी क्यू इक्वल्स टू एन ई होंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आप देख सकते हो, द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ ई इज टर्म्ड एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसी को हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। ओके, सो देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ सिचुएशंस इन फिजिक्स वेयर सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज आर क्वांटिफाइड। कह रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सिचुएशन, यहाँ पर बहुत सारे सिचुएशन है फिजिक्स में जहाँ पर कुछ फिजिकल क्वांटिटीज जो है, तो मतलब सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज आर क्वांटाइज, कुछ फिजिकल क्वांटिटी जो क्वांटाइज्ड फॉर्म में रहते हैं। द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेज वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय, देखो कुछ एक्सपेरिमेंटल लॉ जो है इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा की गई थी, जो एक मतलब फैराडे जो हमारे साइंटिस्ट थे, ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया था और उन्होंने एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट किया, मतलब इस एक्सपेरिमेंटली बताया था इस चीज़ को। और जो एक्सपेरिमेंट मतलब और जिसको एक्सपेरिमेंटली जिन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था वो क्या था, मिलिकन ने 1912 में। सो वही कह रहा है कि द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिस्कवर्ड बाय इंग्लिश एक्सपेरिमेंटलिस्ट फेराडे। देखो एक्चुअली जो फेराडे की एक एक्सपेरिमेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस थी, उसके बेसिस पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को सजेस्ट किया गया, मतलब पहली बार सजेस्ट किया गया था। लेकिन इसको जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट किया वो कोई और थे, वो थे मिलिकन, जिन्होंने 1912 में इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। ओके, अब ऐसा यूनिट से रिलेटेड कुछ चीज़ समझ लेते हैं कि जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, इसको ऐसा यूनिट्स भी हम लोग बोलते हैं। तो जो यूनिट ऑफ चार्ज को हम लोग किस में डिनोट करते हैं, तो कुलम्ब से डिनोट करते हैं, और सिंबल जो उसके थे कैपिटल सी, कभी भी स्मॉल सी आप ना लिखें। ओके, देखिए फिजिक्स में जो भी सिंबल्स होते हैं उसके बहुत स्पेसिफिकल मतलब सिग्निफिकेंस मीनिंग होती है। तो कुलम्ब जब भी कैपिटल सी लिखी रही, आप समझ जाना कि दैट इज नन अदर देन कुलम्ब। ओके, सो दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, राइट। ओके, ओके, सो कह रहा है कि अ कुलम इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विच यू आर गोइंग, मतलब हम कुलम जो है ना उसको, है तो चार्ज की यूनिट ही, लेकिन हम लोग इसको इलेक्ट्रिक करंट के टर्म्स में थोड़ा आगे करके समझेंगे, आगे हम लोगों को पढ़ना है नेक्स्ट सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में। और इस द टर्म्स ऑफ दिस डेफिनेशन, वन कुलम इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर इन 1 सेकेंड्स ऑफ करंट इज 1 एम्पियर। अब देखो कह रहा है कि अगर हम इस डेफिनेशन समझें कि 1 कुलम इज द चार्ज, 1 कुलम कितना चार्ज होगा, अगर मान लो कोई वायर है उसमें 1 सेकंड में अगर अगर 1 सेकंड में अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे कि 1 कुलम ऑफ चार्ज इसमें फ्लो कर रहा है। ओके, सो बेसिक जो हमें मतलब ई की जो वैल्यू होती है, जो चार्ज की वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन्स की, दैट इज 1.602 इंटू 10⁻19 कुलम। अगर थोड़ा एग्जैक्ट और मोर प्रिसाइज वैल्यू में बात करें तो दैट इज इक्वल टू 1.6029192 इंटू 10⁻⁻19 कुलम, राइट। अब देखते हैं कि देयर आर अबाउट 6, अब देखो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि ठीक है, मान लो कि अगर जो चार्ज है -1 कुलम हो तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी एन इक्वल्स टू कितने होंगे। देखो क्यू इक्वल्स टू एनी फार्मूला होता है, क्यू हो गया मेरा जो चार्ज वैल्यू है क्यू। ओके, 1 कुलम, और एन एन को निकालना, और ई हो गई 1.602192 इंटू 10⁻⁻19। तो एन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, -1 मतलब 1 कुलम को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1.602192 इंटू 10⁻⁻19 से, जो वैल्यू हो जाती है 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, जो अप्रॉक्स वैल्यू है, राइट। ओके, ठीक है। सो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चार्जेज जो होती है लार्ज मैग्नीट्यूड्स का, वो हम लोग सैंडमली जो है इनकाउंटर कर देते हैं, और इस तरीके से स्मॉलर चार्जेस को हम लोग मतलब माइक्रो कुलम्स में, मिली कुलम्स में, इस तरीक़ा से हम लोग चार्जेस को स्टडी करते हैं, है ना। तो कह रहा है अगर जो प्रोटॉन्स हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो only basic charges is the universe, if the proton and electrons are the only basic charge in the universe, all the observable charges have to be integral multiples of it। तो अगर हम लोग प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को ही बेसिक चार्ज समझे यूनिवर्स में, तो जितने भी ऑब्जर्वेबल चार्जेज है उन सब को इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होनी चाहिए, होनी ही पड़ेगी, यानी होती है।
इस तरीक़ा से इफ़ ए बॉडी कंटेन n1 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ n2 प्रोटॉन्स, अगर कोई बॉडीज में n1 इलेक्ट्रॉन्स और n2 प्रोटॉन्स हैं तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्जेस कितने होंगे। देखो तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स की, यानी आप देख लो n2 जो प्रोटॉन है n2 इंटू ई हो जाएगी, अब प्लस n1 इंटू जो इलेक्ट्रॉन की चार्ज माइनस ई हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की चार्ज तो नेगेटिव माइनस ई होती है। तो अगर आप देख लो ई कॉमन ले लें तो n2 माइनस n1, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं n2 माइनस n1 इंटू ई। ओके, सो अगर आप ध्यान दो यहाँ पे, तो जहाँ पर n1 है और जो n2 है वो क्या होती है, इंटीजर्स वैल्यू होती है, और जिसकी जो डिफरेंस होती है वो भी क्या है, इंटीजर्स है। इस तरीक़ा से जो चार्ज है किसी भी बॉडी में वो हमेशा क्या होती है, एक इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ ई होती है, यानी q इक्वल्स टू ई होती है। और हम लोग उसको इंक्रीज और डिक्रीज आल्सो इन द स्टेप्स ऑफ ईयर, उसको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, उसको भी इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ ई में, यानी ई को के टर्म्स में इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हुई। द स्टेप साइज ई इज़ हाईवर वेरी स्मॉल बिकॉज एट देखो अगर हम लोग मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करें, जो साइज होती है इलेक्ट्रॉन्स की तो बहुत कम है ना, इसीलिए हम लोग जो मतलब जो डील करते हैं वो माइक्रो कूलम्स में डील करते हैं। और स्केल पे इस लेवल पे जो फैक्ट ये है कि चार्जेस जो है किसी भी बॉडी को, उसको हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं ई के टर्म में, उसे हम लोग देख नहीं सकते, ज़्यादातर फील भी नहीं कर पाते हैं, बहुत मुश्किल से फील कर पाते हैं। और इस रिस्पेक्ट में जो ग्रेनी नेचर्स होता है ना चार्ज का, वो लॉस्ट हो जाता है, और ये हमेशा ऐसा ही दिखता रहता है कि वो उसमें कुछ ज़्यादा वेरिएशंस हो नहीं रहे हैं। और ये जो सिचुएशन है उसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट्स ऑफ पॉइंट्स एंड लाइंस के टर्म्स में, कि अगर डॉटेड लाइन को व्यूड किया जाए, डिस्टेंस अपीयर कंटिन्यूस टू बट नॉट कंटिन्यूस इन रियलिटी। जैसे अगर आप कोई स्ट्रेट लाइन आप देखे होगे तो आपको दिखेगा कि सारे पॉइंट्स लाइन बाय लाइन लगे हुए हैं, लेकिन अगर बहुत आप उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाकर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा ये सारे लाइंस बिल्कुल एग्जैक्टली लाइंस में नहीं है, बस ऐसे दिखते हुए नजर आना है ना। एज मेनी पॉइंट्स वेरी क्लोज ईच अदर नॉर्मली गिव एन इम्प्रेशन ऑफ अ कंटिन्यूस लाइन, बस आपको कंटिन्यूस होने की वो फील देंगे, मतलब ऐसा आपको फील होगा कि हाँ ये कॉन्टिन्यूस है, राइट। ओके, कह रहा मेनी स्मॉल चार्जेस टेकन टुगेदर अपीयर एज अ कंटिन्यूस चार्ज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस। सो कह रहा है कि देखो कि जितने भी स्मॉल स्मॉल चार्जेस हम लोगों ने लिया है अभी तक, देखा है ध्यान से, अपीयर हुआ है, वो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ से ही हमें दिख रहे होते हैं। अगर हम लोग मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करें और डील करें, जो चार्ज है दैट आर इनॉर्मस कंपेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। अगर लेकिन अब देखो ई की तो वैल्यू 1.6 इंटू 10 के बारे में 19 कूलम हो गई, लेकिन चार्ज जो है उसकी मैग्नीट्यूड अगर आप देख लो, अगर मान लो 1 माइक्रो कूलम है तो उसमें लगभग 10 की पावर 13 टाइम्स जो है ना इलेक्ट्रॉनिक चार्जेज है। इस स्केल पे जो फैक्ट ये हो गया कि जो चार्ज है उसको हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज सिर्फ कर सकते हैं यूनिट ऑफ ई में, इन बहुत इज नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम सेइंग दैट चार्जेस कैन बी कंटिन्यूस वैल्यूज। मतलब इस तरीका से आप ये कह सकते हैं, मतलब सिंपल इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि देखो ई की वैल्यू आप देख रहे हो -1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम हो गई, लेकिन उसी में जो अब मैग्नीट्यूड हो गई 1 माइक्रो कूलम में, उसमें कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बहुत ज़्यादा, 10 की पावर 13 होती है। देख रहे हो डिफरेंस कितनी ज़्यादा हाई है। तो ये कंटिन्यूस वैल्यूज को सो हम नहीं कर सकते। 10 जो है, जो अगर हम लोग मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करें, जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है हैज़ नो प्रैक्टिकल कंसिक्वेंसेस एंड कैन बी इग्नोर्ड। तो मैक्रो छोटे लेवल पे तो वैल्यू है, मतलब माइक्रो लेवल पे जाएँ, माइक्रो कूलम मिली कूलम में, तब तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस की बहुत बड़ी मतलब बनती है प्रैक्टिकली। बट अगर बड़े लेवल पे चले जाएं, मैक्रोस्कोपिक लेवल में चले जाएं, तो ये जो है ना इग्नोरेंट है, मतलब लगभग इग्नोरेबल है मैक्रोस्कोपिक लेवल पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस की कोई प्रैक्टिकल मतलब कोई फीलिंग्स या कंसिक्वेंस जो है या इसमें नहीं है। लेकिन माइक्रोस्कोपिक मैंने जैसे आपको बताया था, चार्ज जो इन्वॉल्व होगा वो ऑर्डर ऑफ फ्यू टेंस और हंड्रेड्स ऑफ ई होगा, सो ये काउंट किया जाएगा, ठीक है। और अपीयर होगा डिस्क्रीट लम्प्स ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस कैनॉट बी, तो डिस्क्रीट को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, यार इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ स्केल इन्वॉल्व इन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो मतलब ओवरऑल आप इतना कंफ्यूज मत हो, सिंपल है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। लेकिन अगर मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करें, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टर्न बहुत हाई होती है, 10⁻13 टाइम्स इस तरीक़ा से, तो उसमें यहाँ पर जो क्वांटाइजेशन जो है ज़्यादा सिग्निफिकेंट हमारे लिए नहीं है। ओके, सो ये जो है चैप्टर 1 की ये पहली पार्ट की वीडियो है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होती जाएगी, सो इसलिए हम इसे पार्ट बाई पार्ट पढ़ेंगे। और ऐसे भी एक जनरल रिसर्च के अकॉर्डिंग जो
क्लासेस होनी चाहिए वो 45 मिनट्स की ही होनी चाहिए। 45 मिनट्स के बाद आप अपने ब्रेन को 10 मिनट की रेस्ट दो रिसेंबल करने के लिए, फिर कंटिन्यू करो। सो मैंने अपने एंड से आपको पूरी कोशिश की समझाने के लिए। इसकी अगली वीडियो भी नेक्स्ट आपको सब्सिक्वेंट हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। और अगर मेरी एफर्ट्स आपको थोड़ी भी फ्रूटफुल लगी हो, आपको लगा हो कि आपका समय थोड़ा यूटिलाइज हुआ, आपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को कुछ समझा, जो आयरन रॉड्स आई मीन जो भी प्लास्टिक रॉड्स थे या जो भी लेड रॉड्स थे, वो सारे जो लीड रॉड्स थे वो जो रब किए गए उसमें कैसे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गई, सिल्क में कैसे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रही है, प्लास्टिक रॉड्स में कैसे नेगेटिव चार्ज जनरेट हुई, और कैसे अगर ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड को सामने लाया जाए और वो अट्रैक्ट करेंगे दोनों में पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने के कारण, या बाकी जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया अगर चार्ज स्टेट में यानी स्टैटिक स्टेट में है तब जो चार्ज की ट्रांसफ़र हो रही है तो उसमें भी चार्ज एक्यूमुलेट होती है, मतलब उसकी एक फिजिकल सिग्निफिकेंस देती है। और ये सब टॉपिक्स अगर आपको थोड़ा सा भी रिलेवेंट लगा हो, आपकी नॉलेज को इन्हेंस किया हो, बूस्ट किया हो, सो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स ज़रूर दें, लाइक करें और अपने बेस्ट फ्रेंड्स को एटलीस्ट शेयर आप ज़रूर करें, राइट, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग, राइट। ओके, सो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द ही पोस्ट कर रहा हूँ। थैंक्स, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।